इस तरीके के रिकॉर्डेड सेशंस बनाए हैं, उसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि ये चैप्टर आपको 70% मेमोराइज करना है। दूसरा रीजन, अगर मैं ईच एंड एवरीथिंग लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम जो है वो इसके अंदर कंज्यूम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको थोड़ा सा फास्टन अप करने के लिए इस तरीके के रिकॉर्डेड सेशंस की मदद से इसको स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या दिया है। देखो बच्चों, पी ब्लॉक के अंदर आप लोगों ने टोटल 6 ब्लॉक पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पी ऑर्बिटल के अंदर px, py और pz ऑर्बिटल्स इंक्लूडेड है, या p सबशेल के अंदर px, py, pz इंक्लूडेड है। एवरी सबशेल विल हैव द 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो p ब्लॉक है उसके अंदर टोटल 6 ग्रुप्स हम लोगों को पढ़ने हैं। ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आप लोगों ने 13 और 14 ब्लॉक को स्टैंडर्ड 11th के अंदर पढ़ लिया है। प्रेजेंट चैप्टर के अंदर हम लोगों को 4 ब्लॉक्स पढ़ने हैं, 15, 16, 17, 18। हम लोग इस चैप्टर को GSEB के कोविड-19 के कोरेस्पॉन्डिंग जो रिड्यूस्ड सिलेबस दिया गया है उसके हिसाब से कवर करेंगे। जेई और नीट को सेपरेट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। तो हम लोगों को यहां पर पी ब्लॉक के अंदर 13 से 18 तक के ग्रुप्स को पढ़ना है। अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो NS2 NP1 से लेके 6 के बीच में होगा। मतलब 13 ग्रुप के लिए NS2 NP1 होगा, 14 के लिए NS2 NP2 होगा। तो लास्ट में जो 18 ग्रुप आएगा उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2 NP6। देखो बच्चों, इन ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। क्यों? उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, पहला एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 4 पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर कंसीडरेबल चेंजेस जो है वो हमें मेजरेबल होते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर में हम बार बार पढ़ेंगे वो ये है कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर डी ऑर्बिटल जो है वो एब्सेंट है। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर डी ऑर्बिटल जो है वो एब्सेंट है। और अगर मैं बाकी के पीरियड्स की बात करूं तो उनके अंदर डी और एफ ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट है। मतलब कि थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनके अंदर आप लोग डी और एफ ऑर्बिटल्स का प्रेजेंस चेक करोगे। इन रीजंस की वजह से यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के अंदर देखने को मिलेगा। इस ब्लॉक की एक स्पेशलिटी ये भी है कि इसके अंदर मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स, ये तीनों के तीनों टाइप के एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा स्पेशल स्टडी है इसकी। 13 और 14 ब्लॉक को आप लोगों ने क्लास 11 के अंदर स्टडी कर लिया है। रेस्ट ऑफ द यूनिट्स को प्रेजेंट लेक्चर के अंदर हमको स्टडी करना है। चलिए देख लेते हैं कि प्रेजेंट लेक्चर के अंदर क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो ग्रुप नंबर 15 आएगा। तो ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एक बार वापस से लिख देते हैं इसको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नाना, पाटेकर, असरानी, सब बेकार, बिस्मथ जैसे एलिमेंट जो हैं वो प्रेजेंट है। बराबर। इसके लिए ट्रिक याद रखना है आपको, नाना, पाटेकर, असरानी, सब बेकार, ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स को याद करने के लिए ये फनी ट्रिक है आपके लिए। बराबर। अब
यहां पर अगर मैं ग्रुप में डाउन द पीरियड डाउन द ग्रुप की बात करूं, समझना बच्चों, इंटरेस्टिंग है ये चीज। नाना, पाटेकर, असरानी, सब, बेकार, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे, ग्रुप नंबर 15 में जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे वैसे वैसे इनका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ेगा। बहुत सिंपल चीज है, मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। अब कोई मुझे पूछेगा ऐसा क्यों, तो देखो बच्चों, डाउन द ग्रुप जाओगे वैसे वैसे एलिमेंट का साइज जो है वो इंक्रीज होगा। क्यों साइज इंक्रीज होगा? बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल्स एलिमेंट का जो साइज है वो इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है, जिसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, वो कम होता जाएगा। एलिमेंट बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करता चला जाएगा, इसीलिए डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। तो इसी रीजन से आप देखते हो कि पहले दो एलिमेंट्स दैट इज नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये दोनों जो है वो नॉन मेटल्स हैं। ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम रखते हैं। आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक और उसके बाद के दो एलिमेंट्स, बराबर, दैट इज एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी के पास मेटलॉइड कैरेक्टर है। मेटलॉइड मतलब इनके पास नॉन मेटल और मेटल दोनों के जैसा ही कैरेक्टर है। अगर मैं लास्ट एलिमेंट बिस्मथ की बात करूं तो ये टिपिकल मेटल है। नोट करो बच्चों, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स की जनरल चीजों की, बराबर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो तो नहीं पढ़ना है, 7.1.1 अकरेंस। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है। टेबल नंबर 7.1 के बारे में भी समझने की जरूरत नहीं है। 7.1.2 देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो बच्चों, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इन एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर है 15। ग्रुप नंबर क्या है आपका? 15। तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो किसके बराबर होंगे? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे ग्रुप नंबर -10। तो ग्रुप नंबर है 15, ये चीज 11th में पढ़ चुके हो, -10। इसका मतलब कि इनकी वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज्ड है? तो देखो, ऑर्बिटल है ns np, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? ns2 np1 to 6। दो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो np के अंदर चले जाएंगे। इसका मतलब कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ns2 np3। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड अप है। इनकी जो s ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड अप है। और अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। समझना बच्चों, इनकी जो s ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड अप है और p ऑर्बिटल जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, सॉरी हाफ फिल्ड है। दोनों ही कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो स्टेबल होते हैं। कहने का मतलब कि ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए, जो दूसरा टॉपिक हमको डिस्कस करना है वो है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। तो देखो, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि कोवैलेंट और आयोनिक रेडियाई। अब देखो, कोवैलेंट और आयोनिक रेडियाई क्या है वो आप लोगों को पता है। कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का जो रेडियाई होता है दैट इज कोवैलेंट रेडियाई, आयोनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर आयोनिक रेडियाई होता है। तो कोवैलेंट और आयोनिक रेडियाई जो है वो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे साइज बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो नाइट्रोजन का अगर आप ऐसे देखो तो फास्फोरस का इससे बड़ा होगा, आर्सेनिक इससे बड़ा एलिमेंट होगा, बराबर, एंटीमनी इससे बड़ा होगा और बिस्मथ जो है वो इससे भी बड़ा एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाउन द ग्रुप साइज के अंदर इंक्रीज देखने को मिलता है। क्यों ऐसा? बिकॉज यहां पर आपका ये जनरल ट्रेंड है, बिकॉज यहां पर आपका
नया नया शेल जो है वो ऐड हो रहा है। बट क्योंकि इसके अंदर डी और एफ ऑर्बिटल भी हैं, तो ऐसा कह रहे हैं कि नाइट्रोजन से फास्फोरस जाने पर कोवैलेंट रेडियस में कंसीडरेबल इंक्रीज है, लेकिन आर्सेनिक से बिस्मथ जाने पर कोवैलेंट रेडियस थोड़े ही मैग्नीट्यूड से इंक्रीज होता है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी एंड और एफ ऑर्बिटल्स इन हेवियर मेंबर्स। चलो इसको समझते हैं। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर फोकस करें, बराबर, अगर हम इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर फोकस करें तो हमको इसका आइडिया मिल सकता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन से फास्फोरस और फास्फोरस से आर्सेनिक जाने पर कैसे चेंज हो रहा है उसके ऊपर फोकस करना। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p3। फास्फोरस का 3s2 3p3। तो नाइट्रोजन से फास्फोरस आने पर न्यू शेल ऐड हुई है n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3। वो क्लियर है? तो फास्फोरस से आर्सेनिक आने पर भी n इज इक्वल टू 4 हुई है। वैलेंस शेल इसकी 4 होगी, इसकी जो वैलेंस शेल थी वो 3 थी, बराबर ना। तो फास्फोरस से आर्सेनिक आने पर भी आपकी नई नई शेल तो ऐड हो ही रही है, बराबर। फास्फोरस से आर्सेनिक आने पर भी नई शेल ऐड हो रही है, लेकिन फर्क क्या है? तो फर्क यह है कि आर्सेनिक के अंदर 3d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड अप है। अब आप जानते हो कि 3d ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत पुअर होता है। अब कुछ लोगों को शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है वो भी नहीं पता होगा। तो सपोज करो कि इस तरीके से मैं एक एटम का पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। इस एटम के अंदर ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स है, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और जो थर्ड नंबर की शेल है उसमें लेट अस सपोज के 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहां पर ध्यान से समझो तो आपको पता चलेगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से, फर्स्ट और सेकेंड नंबर वाली शेल से थोड़ा सा ढक गए हो ऐसा लग रहा है। मतलब क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहेंगे, बात नंबर 1, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन है। और दूसरी बात कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस आउटर इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रिपेल करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो येलो मार्कर से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं वो न्यूक्लियस का जितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करने चाहिए उतना नहीं करेंगे। समझना बात को, बराबर। सपोज करो कि इस तरीके से मैं न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बराबर। न्यूक्लियस के अंदर ये आपकी फर्स्ट नंबर की शेल, ये सेकेंड नंबर की शेल, ये थर्ड नंबर की शेल। इलेक्ट्रॉन्स को मैं ब्लैक लाइन से दिखा देता हूं, बराबर। यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 5 6 7 8। तो देखो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यहां पर आपके वैलेंस शेल में, मतलब सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो मैं n इज इक्वल टू 1 की बात करूं तो वो न्यूक्लियस से सबसे नजदीक है। n इज इक्वल टू 2 थोड़ा मीडियम टाइप सा दूर है, और n इज इक्वल टू 3 सबसे दूर है। तो ऐसा समझो कि जो ग्रीन मार्क किया है वहां पे मैंने बॉनफायर जलाया है। तो सबसे ज्यादा हीट किसको मिलेगी? n इज इक्वल टू 1 को। उससे कम n इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू 1 में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं वो n इज इक्वल टू 2 की कुछ हीट को छुपा देंगे, शील्ड कर लेंगे। और जो n इज इक्वल टू 2 वाले हैं वो n इज इक्वल टू 3 को बहुत कम हीट जाने देंगे, मेजॉरिटी खुद ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बिल्कुल वैसी ही चीज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के केसेस में भी होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसको रिपेल करते हैं और इस न्यूक्लियस को स्क्रीन कर देते हैं, छुपा देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन वो शील्डेड रहता है। शील्डेड रहता है मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए था उतना नहीं कर पाता है, थोड़ा कम करता है। और कौन कम करता है इसको? n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 के अंदर जो शेल्स हैं वो। अब जितना न्यूक्लियस से कोई भी सब शेल नजदीक होगी उतना ज्यादा शील्डिंग करेगी। तो शील्डिंग का जो ऑर्डर है वो s ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा होगा और f ऑर्बिटल का सबसे कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि d और f ऑर्बिटल अगर कहीं पर इन
बिटवीन इधर से इधर में कहीं पर भी प्रेजेंट है तो उनके होने या नहीं होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो न्यूक्लियस को अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पाएंगी और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां पर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे प्रोटॉन का या न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां पर भी d ऑर्बिटल आएगी या f ऑर्बिटल आएगी वहां वहां पर आपको बहुत पावर शील्डिंग इफेक्ट दिखेगी और न्यूक्लियस बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगाएगा। इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो साइज बढ़नी चाहिए थे उतनी नहीं बढ़ेगी, उससे थोड़ी कम बढ़ेगी। एकदम क्लियर है? बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एटॉमिक रेडियाई का इंक्रीज नाइट्रोजन से फास्फोरस में देखने को मिलता है उतना इंक्रीज फास्फोरस से आर्सेनिक में नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि फास्फोरस से आर्सेनिक जाने पे 3d10 कॉन्फ़िगरेशन बीच में आता है। 3d10 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इधर बीच में आता है। 3d का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, इसीलिए वो न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाती है प्रॉपरली और इलेक्ट्रॉन जो है 4s के और 4p के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा पॉजिटिव पुल एक्सपीरियंस करते हैं और इनका जो रेडियस है वो घटने लगता है। बराबर। तो डाउन द ग्रुप जाने से रेडियस जो है वो बढ़ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस इफेक्ट को अपोज कौन कर रहा है? ये 3d और ये 4f के इलेक्ट्रॉन्स, 3d और 4f के इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? चलो अभी आगे देखते हैं। एक मिनट। ओके, अब तो यहां पर जहां पर भी d और f ऑर्बिटल्स जो होंगे हेवियर मेंबर्स में वहां पर थोड़ी सी इफेक्ट जो है वो डिफरेंट देखने को मिलेगी। बराबर। प्रेजेंट लेक्चर में यहां तक रख रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग। थैंक यू वेरी मच।